नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जो दुनिया के नक्शे पर बिल्कुल नया है, पर जिसकी कहानी बहुत उलझी हुई है। संघर्ष है, उम्मीदें हैं। दक्षिण सूडान। नमस्ते। हमारे पास आज कुछ दस्तावेज हैं दक्षिण सूडान संघर्ष और विकास से जुड़े हुए, और इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि इस युवा राष्ट्र की अब तक की यात्रा कैसी रही है। हाँ, तो मकसद साफ है। ये देश बना कैसे, आज़ादी के साथ क्या चुनौतियां आईं और आगे क्या, भविष्य कैसा दिखता है। ये स्रोत हमें ज़मीनी हकीकत के करीब ले जाएंगे। और ये अपने आप में एक अजीब सी बात है ना? एक तरफ दुनिया का सबसे नया सदस्य और दूसरी तरफ आज़ादी मिली नहीं कि गहरे झगड़े शुरू हो गए जो अब तक चल रहे हैं। ये समझना वाकई ज़रूरी है कि ऐसा क्यों। हाँ बिल्कुल, और यही बात इसे आज की चर्चा का विषय बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तह में जाना। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। ये देश है कहाँ, कैसा है? जरूर। देखिए, दक्षिण सूडान पूर्वी मध्य अफ्रीका में है और ये एक लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड मतलब इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती। चारों तरफ जमीन है, दूसरे देश हैं। अच्छा, और पड़ोसी कौन है? क्योंकि पड़ोसियों का असर तो पड़ता ही है। हाँ, सही कहा। उत्तर में तो सूडान है जिससे अलग हुआ, पूर्व में इथियोपिया, फिर केन्या, युगांडा, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डीआरसी, और पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य। बाप रे, 6 देश। जी, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भू राजनीति कितनी पेचीदा होगी। राजधानी जुबा है आपने बताया। और आबादी करीब 1 करोड़ 10 लाख, मतलब 11 मिलियन के आसपास। आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा देश नहीं है फिर तो। नहीं, और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वो औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा है। लेकिन जमीनी स्तर पर तो डिंका, नुएर, शिलूक, जांदे ऐसी दर्जनों भाषाएं बोली जाती हैं। अच्छा, ये तो जबरदस्त विविधता हुई। हाँ, जातीय विविधता बहुत है यहाँ। और मुद्रा है साउथ सूडानीज पाउंड SSP। तो ये तथ्य हमें एक खाका तो देते हैं, पर असली कहानी तो। बिल्कुल, वो तो इन आंकड़ों के पीछे है। इन सीमाओं के भीतर जो लोग हैं, उनका इतिहास, उनकी पहचान की लड़ाई, उनके आज के संघर्ष, असली कहानी वो है। तो चलिए उसी इतिहास की तरफ चलते हैं। ये दक्षिण सूडान, ये बना कैसे? ये हमेशा से तो अलग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहले सूडान का ही हिस्सा था, और सूडान ने दशकों तक एक बहुत ही लंबा और भयानक गृह युद्ध झेला है। अच्छा। ये लड़ाई मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण के बीच थी, और इनके बीच मतलब भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नस्लीय, हर तरह की गहरी खाई थी। उत्तर जहां ज्यादातर अरब और मुस्लिम आबादी, और दक्षिण में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के लोग, ईसाई भी, और अपनी पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को मानने वाले भी। तो ये झगड़ा सिर्फ धर्म या संस्कृति का नहीं था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा था। संसाधनों पर कब्जा, राजनीतिक सत्ता, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर था। दशकों तक की लड़ाई चली, लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। बहुत क्रूर युद्ध था। फिर जाके अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, बातचीत हुई, और 2005 में एक शांति समझौता हुआ। CPA कहते हैं उसे, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट। और उसी समझौते के तहत 2011 में वो जनमत संग्रह हुआ। बिल्कुल, उसी में तय हुआ था कि दक्षिण के लोग वोट करके फैसला करेंगे कि उन्हें अलग देश चाहिए या नहीं। और उस वोटिंग में मतलब लगभग सबने 98% से ज्यादा लोगों ने अलग देश के लिए वोट दिया। जबरदस्त। हाँ, और इस तरह 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश बन गया, UN का 193वां सदस्य। वो पल तो वाकई उम्मीदों से भरा रहा होगा। लगा होगा कि बस अब दशकों का खून खराबा खत्म। यकीनन। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। ये आजादी सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। ये लाखों लोगों के दशकों के संघर्ष, उनकी कुर्बानियों, उनकी एक अलग पहचान की इच्छा, उसका नतीजा थी। हवा में वाकई एक नई सुबह की उम्मीद थी उस वक्त। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, वो उम्मीदें बहुत जल्दी टूट गईं। आजादी की वो खुशी, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। आजादी मिलने के सिर्फ 2 साल बाद, दिसंबर 2013 में, देश एक और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक गृह युद्ध की आग में झुलस गया। 2 साल में ही? पर इस बार क्यों? किसके बीच थी लड़ाई? देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये राजनीतिक सत्ता का संघर्ष था। राष्ट्रपति साल्वा कीर, जो डिंका समुदाय से हैं, और उनके उस वक्त के उपराष्ट्रपति रीक मचार, जिन्हें हटा दिया गया था, वो नुएर समुदाय से हैं। इनके बीच का टकराव था।
अच्छा। लेकिन ये राजनीतिक दरार बहुत तेजी से देश के दो सबसे बड़े जाति समूहों डिंका और नुएर के बीच हिंसक जातीय संघर्ष में बदल गई। तो क्या ये कहें कि नेताओं की अपनी लड़ाई ने पुरानी जातीय दुश्मनी को हवा दे दी, या ये तनाव पहले से ही थे, बस एक चिंगारी चाहिए थी? ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। शायद दोनों बातें कुछ हद तक सही हैं। नेताओं ने सत्ता के लिए जातीय पहचान का इस्तेमाल किया, ये तो साफ है। लेकिन दशकों के संघर्ष, संसाधनों की कमी, इसने समुदायों के बीच पहले से तनाव तो पैदा कर ही रखा था। मतलब जमीन तैयार थी एक तरह से। हाँ, और सबसे दुखद बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई में जो जातीय एकता बनी थी, वो आज़ादी मिलते ही सत्ता की लड़ाई में खत्म हो गई और देश और गहरे अंधेरे में चला गया। ये तो वाकई एक त्रासदी है। कितने लोग मारे गए होंगे, कितने बेघर हुए। हाँ, ये संघर्ष बहुत ही क्रूर था। मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है कि जब नए राष्ट्र बनते हैं तो पुरानी दरारें, संसाधनों का बंटवारा, सत्ता की होड़, ये सब शांति के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती हैं, खासकर जब बाहरी ताकतों के भी अपने हित जुड़े हों। तो अभी क्या हाल है वहाँ राजनीतिक रूप से? क्या गृह युद्ध अभी भी जारी है? 2018 में एक पुनर्जीवित शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे। उससे बड़े पैमाने पर लड़ाई तो रुकी, एक साझा सरकार बनाने की कोशिशें भी हुई जिसमें विरोधी गुटों को शामिल किया गया। तो कुछ सुधार हुआ? कागज पर तो हुआ, लेकिन वो समझौता जमीन पर पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। यही असल दिक्कत है। मतलब शांति अभी भी बस नाजुक सी है। बेहद नाजुक। राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर सीधी लड़ाई ना हो रही हो, लेकिन देश के कई हिस्सों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग हथियारबंद गुटों के बीच या सेना और बागियों के बीच रुक रुक कर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। अच्छा। नेताओं के बीच भरोसा बिल्कुल नहीं है और समझौते की कई अहम बातें, जैसे सेना का एकीकरण, चुनाव कराना, वो सब अभी तक अटकी हुई हैं। दुनिया भर में ही शांति समझौतों को लागू करना मुश्किल होता है, पर यहाँ तो लगता है चुनौतियां कुछ ज्यादा ही गहरी हैं। निश्चित रूप से। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ना, यही देश के गहरे मानवीय संकट, लाखों लोगों के विस्थापन और विकास के पूरी तरह ठप होने का असली कारण है। कागज पर शांति समझौता भले ही हो, आम आदमी के लिए असल सुरक्षा और स्थिरता वो अभी भी बहुत दूर है। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। इतने संघर्षों के बीच आर्थिक रूप से देश कहाँ खड़ा है? दक्षिणी सूडान की अर्थव्यवस्था की कहानी भी संघर्ष और अस्थिरता से बुरी तरह जुड़ी हुई है। और विडंबना यह है कि देश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, खासकर तेल। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि देश की जो सरकारी कमाई है उसका लगभग 90% हिस्सा तेल बेचने से आता है। जी। ये तो बहुत ही ज्यादा निर्भरता हो गई एक ही चीज पर। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जरा सा उतार चढ़ाव आता है या संघर्ष की वजह से उत्पादन रुकता है तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेल की दौलत का कोई फायदा आम लोगों तक पहुंचता भी है? बिल्कुल। इतना तेल होने के बावजूद देश इतना पिछड़ा क्यों है? हाँ, यही तो वो संसाधन अभिशाप है जिसे रिसोर्स कर्स कहते हैं। बिल्कुल। क्लासिक उदाहरण है। अपार तेल संपदा है, लेकिन देश दुनिया के सबसे गरीब और अविकसित देशों में से एक है। क्यों? मुख्य वजह वही दशकों का संघर्ष और बड़े पैमाने पर फैला भ्रष्टाचार। तेल से जो पैसा आता है उसका बड़ा हिस्सा या तो हथियार खरीदने में चला जाता है या फिर कुछ गिने चुने लोगों की जेबों में। इसका मतलब बुनियादी ढांचा, सड़कें, स्कूल, अस्पताल न के बराबर। बिल्कुल। देश में पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, साफ पानी, बिजली, इन सब चीजों की भारी कमी है। खासकर राजधानी जुबा के बाहर तो हाल और भी बुरा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब इंडिकेटर तो बहुत खराब होंगे फिर। दुनिया में सबसे खराब में से हैं। तो जाहिर सी बात है, गरीबी और भुखमरी, बहुत ज्यादा, अत्यधिक गरीबी, भयंकर बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई, ये वहां आम बात है। देश ने कई बार अकाल जैसी स्थिति का सामना किया है। लाखों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ इतना तेल, दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, ये दिल दहला देने वाली हकीकत है। अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की, मतलब दूसरे सेक्टर जैसे खेती को बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। जमीन भी उपजाऊ है वहां की, लेकिन उसके लिए तो हाँ, उसके लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल। जब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। देश का भूगोल और जलवायु, क्या वो भी मुश्किलें बढ़ाते हैं? हाँ, वो भी अपनी भूमिका निभाते हैं। दक्षिण सूडान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुद्ध कहलाता है। ये एक विशाल दलदली इलाका है, दुनिया के सबसे बड़े दलदली क्षेत्रों में से एक। अच्छा।
यहाँ घास के मैदान भी हैं और शक्तिशाली नील नदी और उसकी कई सहायक नदियां देश से होकर गुजरती हैं। तो पानी की कमी तो नहीं होगी, लेकिन क्या बाढ़ वगैरह की समस्या है? बहुत ज्यादा। हर साल भारी बारिश का मौसम आता है और उससे अक्सर भयानक बाढ़ आती है। ये बाढ़ न सिर्फ बस्तियों को या जो विस्थापित लोगों के कैंप हैं उन्हें तबाह करती है, बल्कि खेती को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। इससे जो खाने की कमी की समस्या है वो और बढ़ जाती है। और क्या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, उसका भी असर दिख रहा है? हाँ, विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो मौसम की अति है, यानी कभी भयंकर बाढ़ कभी सूखा, ये और ज्यादा तीव्र और अप्रत्याशित होती जा रही है। उफ। और सोचिए, संघर्ष के कारण लाखों लोग पहले ही देश के अंदर बेघर हैं, आईडीपीज, वो पहले से ही कमजोर हालत में होते हैं। ये बाढ़ और सूखा उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा देते हैं। इतने संघर्ष, गरीबी और ऊपर से ये प्राकृतिक आपदाएं, इन सब के बीच वहां का समाज, वहां की संस्कृति, वो कैसी है? लोग जीते कैसे हैं? किस सहारे? देखिए, दक्षिणी सूडान सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बहुत समृद्ध और विविध है। यहाँ 60 से ज्यादा अलग अलग जाति समूह रहते हैं। 60 से ज्यादा? जी। डिंका और नुएर सबसे बड़े समूह हैं, जिनके बीच हाल के संघर्ष में सबसे ज्यादा तनाव रहा। इनके अलावा शिलुक, अजांदे, बारी, ऐसे कई और महत्वपूर्ण समूह हैं। सबकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपना सामाजिक ढांचा है। और धर्म, आपने बताया था ईसाई ज्यादा है? हाँ, आबादी का बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को मानता है। ये मिशनरियों के प्रभाव और शायद उत्तरी सूडान से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश का भी नतीजा है। लेकिन इसके साथ साथ जो परंपरागत अफ्रीकी मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी बहुत मजबूती से मौजूद हैं। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रीति रिवाजों, दुनिया को देखने के नजरिए का वो एक अहम हिस्सा है। आम जीवन कैसा है लोगों का? खासकर गांवों में जीवन काफी हद तक सामुदायिक है, पारंपरिक है। पशुपालन, खासतौर पर मवेशी पालना, वो सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक रुतबे और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। अच्छा। संगीत, नाच गाना, कहानियां सुनाना, ये सब उनकी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है। इनके जरिए वो अपना इतिहास, अपनी खुशियां, अपने गम सब साझा करते हैं। और इस पूरे माहौल में महिलाओं की स्थिति क्या है? संघर्ष का सबसे बुरा असर अक्सर महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। विस्थापन, हिंसा, जिसमें यौन हिंसा भी शामिल है, और सामाजिक ताना-बाना जो टूट जाता है, इन सब ने उन्हें बहुत असुरक्षित बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक मौके, इन तक उनकी पहुंच बहुत कम है। हालांकि वे शांति बनाने में, समुदाय को जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पर उनकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती। और ये जानना जरूरी है कि ये जो जातीय विविधता है, जो देश की एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती थी, उसे राजनीतिक स्वार्थों के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। संघर्ष के दौरान जातीय पहचान को हथियार बनाया गया, समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया। इसने समाज में बहुत गहरे जख्म दिए हैं। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर हम एक निचोड़ निकालना चाहें, एक सार, तो दक्षिण सूडान की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? इन सब का मतलब क्या निकल रहा है? अगर हम सार देखें तो कई बड़ी और आपस में गहराई से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। पहली और सबसे अहम है देश के कई हिस्सों में अब भी जारी सशस्त्र संघर्ष और व्यापक असुरक्षा का माहौल। जब तक बंदूकें शांत नहीं होंगी, तब तक कुछ भी स्थिर नहीं हो सकता। और इसी संघर्ष की वजह से वो भारी विस्थापन हुआ है। बिल्कुल। अनुमान है कि लगभग 40 लाख लोग, यानी आबादी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा, या तो पड़ोसी देशों में शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही बेघर, आईडीपीज। ये अफ्रीका के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक है। और इसका सीधा नतीजा है वो गहरा मानवीय संकट जिसकी हम बात कर रहे थे। जी, व्यापक भूखमरी, गंभीर कुपोषण, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की लगभग पूरी तरह से कमी, ये एक स्थायी समस्या बन गई है। बीमारियां आसानी से फैलती हैं और ऐसी मौतें होती हैं जिन्हें रोका जा सकता था। उनकी दर बहुत ऊंची है। लाखों लोग जिंदा रहने के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर हैं। क्या बाहरी कारक भी कोई भूमिका निभाते हैं, जैसे पड़ोसी देशों से संबंध या सीमा पर असुरक्षा? हाँ, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते जटिल हैं और सीमा वाले इलाकों में अलग अलग हथियारबंद गुटों की मौजूदगी वो सुरक्षा के लिए एक लगातार खतरा है। कुछ बाहरी ताकतों के अपने क्षेत्रीय हित भी हैं जो अस्थिरता को कम करने के बजाय बढ़ा सकते हैं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। संघर्ष से गरीबी, गरीबी से फिर संघर्ष। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सभी चुनौतियां एक दूसरे को मजबूत करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा विकास को रोकते हैं। गरीबी और संसाधनों की कमी संघर्ष के लिए जमीन तैयार करती है, और मानवीय संकट इन सबका भयानक नतीजा है।
इस दुष्चक्र को तोड़ना यही सबसे बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया राष्ट्र एक बेहद मुश्किल, एक बेहद दर्द भरे रास्ते से गुजर रहा है। स्वतंत्रता की उम्मीदें वो बहुत जल्दी टूट गईं और देश गृहयुद्ध, गरीबी, विस्थापन, अस्थिरता इस भंवर में फंस गया। यहाँ के लोगों ने कल्पना से परे दुख झेले हैं। हाँ, कहानी का ये पहलू बहुत निराशाजनक है, बहुत भारी है। लेकिन क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण खोजना संभव है? हमारे स्रोतों में कुछ संकेत तो मिलते हैं। क्या कोई संभावनाएं नजर आती हैं जिनके आधार पर भविष्य शायद बेहतर हो सके? हाँ, कुछ सकारात्मक पहलू हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बात की, देश के पास महत्वपूर्ण तेल भंडार हैं। अगर शांति स्थापित हो और प्रबंधन सुधारा जाए तो इस पैसे का इस्तेमाल देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तेल एक संभावना है। और इसके अलावा देश की आबादी बहुत युवा है। 60% से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। अच्छा, अगर इन युवाओं को शिक्षा मिले, हुनर मिले और शांतिपूर्ण भविष्य के मौके मिले तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति साबित हो सकते हैं। और यहाँ की जो समृद्ध सांस्कृतिक और जातीय विविधता है, अगर इसे बांटने के बजाय राष्ट्रीय एकता के सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक ताकत बन सकती है। लेकिन ये सब अगर पर निर्भर करता है ना? खासकर शांति पर। बिल्कुल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नेतृत्व का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का। क्या दक्षिण सूडान के नेता, चाहे वो सरकार में हों या विपक्ष में, अपने छोटे छोटे हितों और आपसी झगड़ों को पीछे रखकर देश के बड़े हित में स्थायी शांति, सुलह और जवाबदेही के लिए ईमानदारी से काम करने को तैयार हैं? क्या वे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे? इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का दारोमदार इन्हीं सवालों के जवाब पर टिका है। इन तमाम तथ्यों और विश्लेषण के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। इतने सालों का ये क्रूर जातीय संघर्ष, राजनीतिक धोखेबाजी, टूटा हुआ भरोसा, इस माहौल में जमीनी स्तर पर उन आम दक्षिण सूडानी नागरिकों के लिए जो बस किसी तरह अपना जीवन पटरी पर लाना चाहते हैं, बच्चों को पालना चाहते हैं, खेत में काम करना चाहते हैं, उनके लिए वास्तविक सुलह का, एक साझा राष्ट्र होने की भावना का अनुभव कैसा होगा? सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में विश्वास वो कैसे बहाल हो सकता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।